जय हिंद। आज पॉलिटी का तीसरा क्लास है और पिछले दो क्लासों में हम लोगों ने प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना और जो दूसरा भाग था वह संविधान के विभिन्न भागों का हम लोगों ने चर्चा किया था, जिसमें मैंने बताया था कि जो 22 भाग है उसमें किन किन टॉपिकों को रखा गया है। भारतीय संविधान में अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। यह जो भाग है, अनुसूची है, इसके कुछ मायने हैं। अगर मान लीजिए कि हम कोई पुस्तक लिखने चल रहे हैं और उसमें टॉपिकों की संख्या ज्यादा हो गई, किताब मोटा हो गया, तो हम क्या करते हैं, उसको पार्ट पार्ट कर लेते हैं। ठीक उसी तरह से अलग अलग विषयों पर जो लिखी गई जो अनुसूची अनुच्छेद थे उनको एक जगह करते हुए हम लोगों ने इस पूरे संविधान को 22 खंडों में रख दिया। और पहला जो खंड है इसमें लिखा गया कि इसमें चार अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया है। कुल इसमें 4 अनुच्छेद हैं, 4। अच्छा, इस चारों अनुच्छेद में भारत का जो संघीय व्यवस्था है वह किस प्रकार का होगा, स्पष्ट रूप से लिखा गया है। भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। अच्छा, ये बात समझिए, राज्य क्षेत्र, ये इसमें दो चीजों का उल्लेख किया गया है, एक तो संघ का और दूसरा इसके राज्य क्षेत्र का। संघ को अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इसको हम फेडरेशन फेडरेशन और यूनियन, दो शब्दों से हम, दोनों ही शब्द का अर्थ संघ ही है। तो आखिर अंतर क्या है? भारत जो यूनियन है, भारत का जो संघ है वह एक यूनियन है, जबकि वहीं अमेरिका का जो संघ है वो फेडरेशन है। तो हमें इस भारत के जो पहला संविधान के जो पहला भाग है, इस भाग को समझने के लिए कुछ मूल तत्वों को समझना जरूरी है। बेसिक चीजों को हम लोग समझते हैं, फिर आगे हम लोग बात करेंगे कि आखिर देखिए, अगर हम इस कंडीशन पर बात करें, थोड़ा सा अमेरिका और भारत के का अगर हम चर्चा करें, तो यह अमेरिकी स्टेट है और यह भारतीय स्टेट है। अमेरिकी स्टेट के लिए फेडरेशन शब्द का उपयोग किया गया है। अमेरिका एक फेडरल स्टेट है, जबकि जो भारत है वह यूनियन है। दोनों में थोड़ा सा माइनर अंतर है। इस दोनों शब्द को अगर हम समझ गए तो हमें फिर अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक की जो चीजें हैं वो समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। इस फिगर के माध्यम से अगर आप समझें, देखिए यह जो ना, ये कन्फेडरेशन है। कन्फेडरेशन का मतलब होता है परिसंघ। अगर हम ईंटों को इस तरह से एक एक करके रखें, ये मान लो कि सब के सब एक स्टेट है, इन सबों को अगर हम स्टेट मान लें, ये स्टेट है, यह स्टेट है, तो ये सब जुड़े तो हैं, लेकिन इनमें कोई आपसी लगाव नहीं है, इनमें कोई ऐसा बॉन्ड नहीं है जो इनको पकड़ करके रखे। तो अगर इसमें हम धक्का लगाएं ना तो यह पूरे बिखर जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ऐसा जो व्यवस्था है, ऐसा व्यवस्था जिन देशों ने अपनाई है, एक कन्फेडरेशन के माध्यम से जिन लोगों ने एकजुट हुआ है, वैसे देशों में एकजुटता में, शक्ति में कमी आती है। दूसरा जो कंडीशन है वह इस फेडरेशन का है। फेडरेशन को भी हम संघ बोलते हैं। इसमें आप देखिएगा, इससे कन्फेडरेशन और फेडरेशन में थोड़ा सा अंतर है। इस कन्फेडरेशन में किसी भी प्रकार का ज्वाइंट का प्रयोग नहीं किया गया है, जबकि फेडरेशन में एक कोई ना कोई एक ज्वाइंट है, यहाँ सीमेंट का प्रयोग किया गया है। अगर हम मान लें कि यह स्टेट है, एक यह स्टेट है, यह स्टेट है, तो अब देखिए कि इन दोनों के बीच में सीमेंट जो है ना, एक कड़ी का काम कर रहा है, ये पकड़ रहा है, और पकड़ने के कारण यह एक इनकी समझौते हैं, यह इनका एक दूसरे से प्रॉमिस है कि हम आपस में एक दूसरे के साथ बने रहेंगे। मतलब कि आप अगर देखें तो यह पहचान सकते हैं कि यह ईंट नंबर 1 है, ईंट नंबर 2 है, ईंट नंबर 3 है ना। तो ईंट 1 2 3 है, इसका मतलब यह है कि आप इस ईंट को भी पहचान रहे हैं, इस ईंट को भी पहचान रहे हैं, इस ईंट को भी पहचान रहे हैं। मतलब ये हुआ कि इस ईंट का भी अस्तित्व बचा है, इस ईंट का भी, इस ईंट का भी, और ये सारे ईंट मिल करके एक दीवार बना रहे हैं। अगर इस दीवार को भी धक्का लगाया जाए तो यह ईंट नहीं गिरेगा, लेकिन इसमें प्रत्येक
पहचान कर सकते हैं। यही चीजें ये फेडरेशन में होता है। आप यहाँ पर देखिए, यह जो स्टेट है वह अमेरिकी स्टेट है और ये सभी के सभी अलग अलग अपनी पहचान लिए हुए हैं। कोलोराडो, कांसास, है ना, फ्लोरिडा, अल्बाना, ये अलग अलग जो है ना स्टेट है जो आपस में उस ईंट की तरह जुड़े हुए हैं, जो अभी हमने पिछले पिक्चर में बताया आपको। तो कुल मिलाकर के जो अमेरिकी जो संविधान है वह एक फेडरल स्टेट के रूप में स्थापित है ना। और यहाँ पर इनकी भी एक अलग संविधान है, इनका अपना एक सर्वोच्च न्यायालय है, इनका एक अपना अस्तित्व है और साथ साथ कुछ कंडीशनों के साथ ये आपस में जुड़े हुए हैं ना। तो ये जो स्टेट है ये आपके फेडरल स्टेट कहलाएंगे, फेडरल कंट्री है। अच्छा, भारत के साथ यह यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। यूनियन का मतलब है, आप इस नेक्स्ट फिगर को अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको स्पष्ट होगा कि ये जो कन्फेडरेशन में था कि इसमें प्रत्येक ईंट अपना अस्तित्व बना करके रखा था। अगर मान लो कि इस ईंट पर ज्यादा भार पड़ेगी तो यह अपना जगह खिसका लेगा या गिर सकता है। लेकिन इसमें एक बॉन्ड है, यह नहीं खींच सकता है, इनका कुछ शर्तें हैं, संधियां हैं जिसके तहत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अच्छा, तीसरा जो है यह हमारा यूनियन है। भारत ने इसी तरह का ये अपना जो भी प्रॉमिस है वो इस तरह से अपनाया है भारतीय संविधान को, एक यूनियन फॉर्म के रूप में। इसमें ईंट तो है लेकिन आप बता नहीं सकते हैं कि ईंट कहां पर है। ईंट ने अपना अस्तित्व खो दिया। अब ये ईंट को मिला करके हमने एक घर बना लिया है और यह जो घर है यह हमारा संघ है, यह हमारा यूनियन है। अगर मान लें कि अगर इसमें किसी भी ईंट को अगर खिसकना हो, अलग होना हो, तो वह नहीं हो पाएगा। यह यूनियन का एक अलग विशेषता है। तो आप अगर मुझे ऐसा है कि आपने तीनों ये चीजें समझा होगा, कन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनियन में क्या डिफरेंसेस है, इसको आप स्पष्ट रूप से समझे होंगे। तो भारतीय संविधान का जो पहला अनुच्छेद है वो यही कहता है कि भारत एक संघ होगा। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का जो उल्लेख है वह भाग 1 के अनुच्छेद 1 से 4 के बीच किया गया है। मात्र इस भाग में 4 ही हमें अनुच्छेदों को पढ़ना है। पहला जो अनुच्छेद है वो ये कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, है ना। यानी कि भारत जो है वही इंडिया है। आज आप देखे हुए कि भारत और इंडिया को लेकर के बहुत सारा विवाद था। अगर मेरी राय ली जाए तो मेरा जो सुझाव होगा कि भारत ही सबसे बेहतर है, क्योंकि भारत, हमारा संविधान भी कहता है कि भारत दैट इज इंडिया, मतलब कि पहले भारत, जैसे आपने सुना होगा कि भारत भाग्य विधाता, ये या बहुत सारे जो शब्द, भारत माता की जय। आप जैसे भी आप भारत में रहते हैं, भारत को बोलते हैं तो लगता है कि भारत, ये अपनापन फील होता है। इंडिया शब्द जो है वो अंग्रेजों ने दिया था, इसलिए जब हम लोगों ने संविधान लिखना शुरू किया तो उसमें भारत को इंडिया लिखा। भारत दैट इज इंडिया, मतलब भारत जो है वही इंडिया है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा और ये जो संघ है यह कौन सा संघ होगा? यूनियन वाला संघ होगा। यह यूनियन है, मतलब इसमें राज्यों का अपना जो अस्तित्व है वह हमारे अंदर रहेगा, हमारे अधीन रहते हुए रहेगा। संप्रभुता हमारी होगी, नागरिकता हमारा होगा, यानी कि उनका जो है ना आंतरिक मामलों में ही उनका स्वतंत्रता रहेगा, बाहरी भागों में, बाहरी मामलों में उनकी स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी। तो इस अनुच्छेद में 3 कंडीशन दिए गए हैं। पहला जो कंडीशन है वह है कि भारत राज्यों का संघ होगा, यूनियन होगा। दूसरा है कि राज्य वे होंगे जो, मान लीजिए कि हमने बताया, अगर आप समझिए कि जो यूनियन है, हम लोगों ने जब भारत का निर्माण करना शुरू किया था तो इसमें बहुत सारे बिखरे हुए अलग अलग देशी रियासत थे, कमिश्नरी थे, ब्रिटिश जो प्रांत थे, इन सभी को मिला करके और हमने एक यूनिफॉर्म भारत का निर्माण किया और इसका नाम रखा भारतीय संघ, संघ रखा। अब इस संघ में अब कौन कौन से राज्य हैं, इस तरह के राज्यों का हम लोगों ने एक सूची तैयार किया हुआ है कि अगर बिहार है तो आखिर कहां पर है, यूपी है तो कहां पर है, इसका कहीं उल्लेख होना चाहिए ना। तो
जो हम लोगों ने अनुसूची लिखा है ना, अनुसूची, यह 12 अनुसूचियां हैं और इस 12 अनुसूचियों में जो पहली अनुसूची है, इस अनुसूची में हमने राज्य और उसका राज्य क्षेत्र लिखा है। मतलब कि कौन सा राज्य और उसका कहां कहां क्षेत्र होगा, उसकी सीमा क्या होगी, वह कहां तक विस्तृत होगा, इसका उल्लेख हम लोगों ने कहा किया है, पहली अनुसूची में। तो राज्य वे होंगे जो पहली अनुसूची में वर्णित होंगे, यानी कि भारत में कौन कौन से राज्य है इसका उल्लेख कहां मिलेगा, पहली अनुसूची में मिलेगा। इसके जो तीसरा पॉइंट है, भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए राज्यों को शामिल किया जा सकेगा। मतलब कि वैसे राज्य भी शामिल होंगे जो हम किसी दूसरे पर आक्रमण करके दूसरे देशों के साथ समझौता करके हम अगर एक्वायर्ड कर ले रहे हैं, नए राज्यों को हम मिलाना चाह रहे हैं, तो वे राज्य भी इस पहली अनुसूची में शामिल होंगे। यानी कि कुल मिलाकर के जो पहला अनुच्छेद है वो कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा जो एक यूनियन के रूप में रहेगा। इस यूनियन में जो राज्य होंगे वह पहली सूची में जिन जिन राज्यों को हमने लिखा है वही राज्य भारतीय संघ के राज्य होंगे। ये भारत में अगर हम किसी दूसरे राज्य को भी मिलाना चाहते हैं, किसी विदेशी राज्य को भी मिलाना चाहते हैं, तो इसके लिए कुछ कंडीशन होगा, हम मान लो आगे अभी पढ़ेंगे। वर्तमान समय में हमारा जो ये पहली अनुसूची है, उस अनुसूची में पूरे जो राज्य हैं उसमें 28 राज्यों का उल्लेख है, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और अर्जित किए गए राज्य मतलब विदेशों से जो हड़पा हुआ राज्य, छीना हुआ राज्य जो है वह हमारे पास 0 है। हम लोग वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं, हम लोग किसी दूसरे राज्य पर आक्रमण नहीं करते हैं। अगर कोई स्वेच्छा से चाहे तो हम उसको अर्जित राज्य के रूप में रख सकते हैं। जो दूसरा अनुच्छेद है वो कहता है कि संसद अगर चाहे तो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति या उनके सूचना देकर विधि द्वारा, जैसा वह ठीक समझता है, कौन, संसद, नए राज्यों मतलब कोई विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। अगर वह विधि बना करके अगर किसी दूसरे राज्य को मिलाना चाहता है तो वह मिला सकता है। पहला कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा और इसमें कौन कौन से शामिल होंगे, जो पहली अनुसूची में शामिल है। दूसरा कहता है कि हम चाहें, मतलब संसद चाहे तो विधि बनाकर के राष्ट्रपति के पूर्व सूचना पर, मतलब कि राष्ट्रपति को यह सूचना दे देनी है। एक यह फॉर्मेलिटीज है कि हमने राष्ट्रपति को सूचित किया है, क्योंकि अगर संसद किसी विधि को बना दे तो राष्ट्रपति को रोकने की क्षमता नहीं होती है। वह एक बस नाम मात्र का है कि वह उनको सूचना दे देना है। तो उनके सूचना दे करके जैसे वो ठीक समझता है वह विधि बना करके नए राज्यों को एक्वायर्ड कर सकता है। इस तरह से हम लोगों ने अगर इस तरह का बात करें तो 1975 ईस्वी में 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत में मिलाया था। अगर हम यहाँ पर इस फिगर पर अगर आप देखें तो आपको स्पष्ट होगा, ये जो राज्य है ना ये सिक्किम है और सिक्किम यह पहले था यहाँ पर ये तिब्बत का एरिया था, ये चाइना है ना, और यहाँ पर सिक्किम है। क्या किया चाइना ने कि धीरे धीरे एक्वायर्ड करते 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 इस तिब्बत को मिला लिया, है ना। इतना मारा, यहाँ से ये सारा लोग भाग गए, दलाई लामा भागकर भारत आ गए, है ना। अब सिक्किम को भी लगा कि भाई अगर हम इस तरह से रहते हैं तो हमारा भी स्थिति बहुत अच्छा नहीं है, हम बहुत छोटे हैं। अगर वो तिब्बत को हड़प सकता है तो हमको भी हड़प सकता है ना। तो ये धीरे से आकर के भारत के साथ समझौता कर लिया। अच्छा, इनको ऐसा लग रहा था कि अगर हम भारत के साथ समझौता करके भारत में विलय कर लेते हैं तो हो सकता है कि भारत हम पर कुछ अनुचित जो भी शर्तें हैं वो थोपे या हमारा अस्तित्व तो समाप्त कर दे। लेकिन हम लोगों ने उनको समय दिया, कहा कि भाई आप हमारे साथ रह कर तो देख लीजिए, फिर आपको पता चलेगा। तो हम लोगों ने क्या किया कि इनको एक मौका दे करके और 1974 ईस्वी में 35वां संविधान संशोधन किया और 35वां संविधान संशोधन करके सिक्किम को एक सह राज्य के रूप में भारत में मिला लिया। लेकिन फिर अगले ही साल 1975 ईस्वी में 36वां संविधान संशोधन कर इनको एक साल का हम लोगों ने मौका दिया। इन लोगों को लगा कि नहीं, भारत
बाकी सब देशों की जैसा नहीं है। भारत के साथ अपने अस्तित्व के वजूद को रखते हुए भी रहा जा सकता है। तो इन लोगों के सहमति पर 36वां संविधान संशोधन करते हुए 16 मई 1975 को ये सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा देते हुए 22वें राज्य के रूप में हम लोगों ने भारत में इनको मिला लिया। फिर नेक्स्ट तीसरा जो हमारा अनुच्छेद है, इसमें है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति या सूचना पर, अगर संसद चाहता है तो राष्ट्रपति को पूर्व अनुसूचित कर दे, तो अगर सूचित कर देगा तो फिर बाद में उनको जब हम अमेंडमेंट करके भेजेंगे तो जो हस्ताक्षर करने का जो बारी आता है तो उन्हें मना नहीं कर सकते हैं। अगर पूर्व सूचना दिए है, पूर्व अनुमति ली गई है, तो राष्ट्रपति के पास जब हम उस विधेयक को भेजते हैं तो वे मना नहीं कर सकते कि हम साइन नहीं करेंगे। तो एक फॉर्मेलिटी है, जब भी हमें नए राज्य को इनका निर्माण करना हो, 3 जो अनुच्छेद है इसमें ये कहा गया कि अगर संसद चाहे तो विधि बनाकर राष्ट्रपति के पूर्व सूचना पर या जिस राज्य में वह परिवर्तन करना चाह रहा है उस राज्य के विधानसभाओं का, उसमें बहुत सारा रोल नहीं होता लेकिन उनको सूचना दी जाती है। इसमें 3 स्थितियां बताई गई हैं। पहला कि वह नए राज्यों का निर्माण कर सकता है, दूसरा सीमा परिवर्तन कर सकता है, कोई भी राज्य का वह चाहे तो नया राज्य बना दे। फिर किसी राज्य से मान लीजिए कि यह यूपी है, इसको काट करके 2 राज्य बना दे, ये बिहार है, इसको काट करके 2 राज्य बना दे। वो चाहे तो नए राज्यों का जो सीमा परिवर्तन है वो सीमा परिवर्तन करके वह नए राज्यों का निर्माण कर सकता है। क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है, किसी राज्य को बढ़ा सकता है, किसी को घटा सकता है, उसकी एरिया में परिवर्तन कर सकता है। तो 3 कंडीशन इसमें दिए गए हैं। नए राज्यों का निर्माण कर सकता है, उसके सीमा में परिवर्तन कर सकता है या उसका क्षेत्र परिवर्तन कर सकता है। जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा कि पहले वर्ष 2000 ईस्वी में 3 राज्य, एक मध्य प्रदेश, इसको काट करके छत्तीसगढ़ बना दिया गया 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। उत्तर प्रदेश को काट करके उत्तराखंड बना दी गई 9 नवंबर 2000 को। उसी तरह बिहार को काट करके झारखंड बना दिया गया 15 नवंबर 2000 को। अच्छा, रिसेंटली आपने देखा होगा कि आंध्र प्रदेश को काट करके तेलंगाना के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। आंध्र प्रदेश का जो विधानसभा है वो चिल्लाते रह गया कि बंटवारा नहीं होनी चाहिए, हम नहीं देंगे। वो लोग आंदोलन, धरना प्रदर्शन करते रह गए और जो बीजेपी की नई सरकार आई उन्होंने उसको बांट करके तेलंगाना को अलग राज्य का दर्जा दे दिया। तो इससे नए राज्यों का जो निर्माण है, सीमा परिवर्तन है, नाम परिवर्तन है, तो इस तरह के जो प्रोविजंस हैं वह संसद के पास इसकी पूर्ण रूप से इसकी शक्ति दी गई है, वह चाहे तो इसमें परिवर्तन कर सकता है। जो हमारा चौथा जो अनुच्छेद है वो कहता है कि अनुच्छेद 2 तथा अनुच्छेद 4 के लिए किए गए संशोधन अनुच्छेद 368 के प्रावधानों से बाहर रखे जाएंगे। यानी कि अगर किसी भी प्रकार का यह संशोधन किए जा रहे हैं तो इस संशोधनों में जो अनुच्छेद 2 है उसका संशोधन, अनुच्छेद 4 के संशोधन, यह अनुच्छेद 368 जो है यह संविधान संशोधन का प्रावधानों को उल्लेखित करता है। तो इन प्रावधानों से यह अलग रहेगा। एक आम बहुमत पर इस 50% साधारण बहुमत, कोई भी सरकार को अगर ले ले तो सरकार का बनने के लिए 50% +1 की आवश्यकता होती है, इसे बहुमत बोलते हैं। तो अगर वह साधारण बहुमत भी है उसके पास तो वह इस तरह का संशोधन कर सकता है और नए राज्यों का निर्माण कर सकता है, नए राज्यों का क्षेत्र परिवर्तन कर सकता है या किसी दूसरे विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकता है। तो अच्छा, अनुसूची 1 और अनुसूची 4 ये अगर मान लीजिए कि किसी भी प्रकार का ये संशोधन करता है, नए राज्यों का निर्माण करता है या नए राज्यों को सीमा परिवर्तन करता है या विदेशी राज्यों को मिलाता है, तो इसमें 2 कंडीशन आएंगे। अगर मान लीजिए कि नए राज्य बन रहे हैं तो नए राज्य बन रहेंगे तो जो अनुसूची 1 है, तो अनुसूची 1 कहता है कि वही लिस्ट है जो राज्यों का लिस्ट है। तो अगर हम नए राज्य बनाएंगे तो इस अनुसूची में शामिल करेंगे कि नहीं। तो मान लीजिए कि हमारे पास 28 राज्य था, अब नए राज्य बना लिए तो एक इसमें जोड़ेंगे ना, तो ये प्रभावित हुआ कि नहीं हुआ, तो अनुसूची 1 प्रभावित होगा। अच्छा, इस जो राज्य हमने बनाया इस राज्य में जो सांसद होंगे, जो संसदीय क्षेत्र होगा, वहां पर नए सांसद चुने जाएंगे कि नहीं। या जहां से हमने मान लीजिए कोई राज्य इसमें कम कर दिया तो इधर का सांसद और इधर का सांसद अलग अलग हो गया कि नहीं, तो सांसदों का जो संख्या होगा वो भी प्रभावित होगा।
मतलब अनुसूची 1 भी प्रभावित होगा। और सांसदों का संख्या कहां पर निर्धारित है? अनुसूची 4 में। तो ये दोनों ही प्रभावित होंगे, है ना। अच्छा, इसका जो नेक्स्ट है, राष्ट्रपति ऐसे प्रावधानों पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होंगे। मतलब हमने अभी पहले ही बताया आपको कि अगर राष्ट्रपति को हमने पूर्व अनुमति कोई संशोधन किया है, राष्ट्रपति को सूचित करके हम लोगों ने कोई संशोधन किया है, तो उस संशोधन जो विधेयक होगा उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर करना बाध्यकारी होता है। अच्छा, अगला जो हमारा टॉपिक है वो होगा, यहाँ पर हम लोगों ने जो अनुच्छेद 3 है, इसमें नए राज्यों से संबंधित जो विवाद हुए, इन विवादों को लेकर के राज्य पुनर्गठन एक नया टॉपिक है। जो हम लोग का जो नेक्स्ट क्लास होगा वह नेक्स्ट जो क्लास होगा वह राज्य पुनर्गठन पर आधारित होगा। राज्य पुनर्गठन पर कौन कौन से राज्य बनाए गए, अखंड भारत क्या था, अफगानिस्तान को कब काटा गया, पाकिस्तान कब काटा, बांग्लादेश कब हटा, म्यांमार कब हटा, फिर जो हमारा भारत बना, फिर उसके बाद में जो ब्रिटिश प्रांत थे, कमिश्नरियां थी, देसी रियासत थे, उन लोगों को कैसे समराइज किया गया, एकीकरण कैसे किया गया, फिर कैसे कौन कौन से आयोग बनाया गया, कौन कौन से संशोधन किए गए, ये जो हम लोग चर्चा है वह अगले क्लास राज्य पुनर्गठन पर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।